सबसे पहले बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे, यहीं से हमारा क्लास आज स्टार्ट होगा। तो पहले थ्योरम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बता रहे क्या करोगे। अभी बोला कि वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी जो होगा अगर उसमें इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सबको पता है, अगर ऑब्जेक्ट जो है किसमें रहेगा, मोशन में, तो कौन सा एनर्जी पॉजेस करेगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, याद आ रहा होगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में अगर इंक्रीज होगा किसी मूविंग बॉडी के, ठीक है, कोई अगर मूविंग बॉडी है उसका अगर काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज करेगा तो बोला कि वो इक्वल होगा किसके, वर्क डन के। किसके इक्वल होगा, वर्क डन के। वर्क डन का फॉर्मूला तुम लोग को पता है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। वर्क डन पढ़े थे ना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू में क्या, डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला क्या होता है डब्ल्यू का, डब्ल्यू बराबर क्या, एफ इंटू एस। वर्क डन का याद रखना। तो अगर काइनेटिक एनर्जी, कोई मूविंग बॉडी है उसके अगर काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के। किसके इक्वल होगा, वर्क डन के। बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे ऑब्जेक्ट उधर ही तो तुम्हारा मूव करेगा, तो वही आगे भी लिखा गया है। स्टार्ट होगा थ्योरम यहां से, एक तो ये लिख दिया काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या है। क्या ये फॉर्मूला सबको पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में क्या, एक्सीलरेशन, एफ इज इक्वल टू क्या, एम ए। पहला इक्वेशन हमारे पास। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं वर्क डन का, जो कि याद किए थे, एफ इंटू में क्या था, एस। सेकंड इक्वेशन आ गया हमारे पास। ये इक्वेशन ऑफ मोशन कितने लोग को याद है, जरा बोलना। ये इक्वेशन ऑफ मोशन पहले से कितने लोग को याद है, बस इतने लोग को याद है यार। ध्यान देना, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन पे अगर बात करेंगे, पहले एक बार देख लो क्या होता है थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला था तुम्हारा v इज इक्वल टू क्या था, u प्लस क्या, at। बिना इसके फिजिक्स है ही नहीं भाई, तो अगर ये भूलोगे तो फिर तो फिजिक्स ही छोड़ दो यार एक तरीके से। अब ये हम पूछे कितने लोग को पता है, अब ये कैसे भूल गया तुम लोग को। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है भाई, फिजिक्स का बेसिक ही यही है कि तुमको तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पे कमांड होना चाहिए, प्रॉपर कमांड होना चाहिए भाई। अब आगे देखो, पहला इक्वेशन होता है क्या, v इज इक्वल टू क्या, u प्लस at। सेकंड क्या होता है यार, s बराबर क्या, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड फॉर्मूला जो लिखा गया था अभी 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, इसको भूलना नहीं है। किसका मतलब क्या होता है ये भी पता होगा। u का मतलब कौन सा, वेलोसिटी, इनिशियल। v का मतलब फाइनल। a का मतलब एक्सेलरेशन। t का मतलब टाइम। और s का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। क्या होता है, डिस्टेंस। कई लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, डिस्टेंस भी बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। तो अब जरा देखना आगे एक बार वापस। वर्क एनर्जी थ्योरम में पहले तो लिख दिए कि कोई भी अगर मूविंग बॉडी है उसका काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज करेगा तो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के। किसके इक्वल होगा, वर्क डन के। इतना काम हुआ। फॉर्मूला तुम लिखोगे दो, न्यूटन के सेकंड लॉ से एफ बराबर क्या लिखे, एम ए, और सेकंड लिखे वर्क डन से एफ इंटू में क्या है, दो इक्वेशन यहाँ पे दिए। थर्ड वाले से ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो भी यहाँ लिखा गया था, ये इंप्लीमेंट यहां से करोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या, 2as। और यहां से वैल्यू किसका निकालोगे, एस का, डिस्टेंस का। तो अगर एस का वैल्यू निकालोगे तो 2a मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड। तो इसको इक्वेशन कौन सा कंसीडर करोगे, थर्ड। कौन सा करोगे, थर्ड। अब यहां आगे देखना क्या किया गया है। वर्क डन का फॉर्मूला था एफ इंटू में क्या था, एस। पहले वाले इक्वेशन में क्या एफ का वैल्यू हमको पता था, क्या था, फोर्स का फॉर्मूला, जरा देख लो एक बार, एम ए। क्या था, एम ए। तो पहले वाले से एफ का वैल्यू और लास्ट वाले से, थर्ड वाले से एस का वैल्यू उठा के हम लोग किस में रख रहे हैं, सेकंड वाले में। किस में रख रहे हैं, सेकंड वाले में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये लिखे है कि नहीं लिखे पता नहीं, हाँ लिखे तो है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस एंड एस इन इक्वेशन क्या, सेकंड। तो सेकंड वाले में रखेंगे तो सेकंड इक्वेशन क्या था, डब्ल्यू बराबर क्या था, एफ एस। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। एस का वैल्यू निकाले थे हम लोग थर्ड वाले से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में क्या था, 2a। क्या ए से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ऊपर केवल क्या बचा, जरा बोलो, m। नीचे केवल क्या बचा है, 2। तो इसको अगर m और 2 है तो उसका क्या हाफ m लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस क्या, यू स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। बस इसको अलग अलग करके यहाँ पे लिखा गया। नेक्स्ट वाले स्टेप में तुम देखोगे ध्यान से, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस में क्या, हाफ एम यू स्क्वायर। ये जो v होता है कौन सा वेलोसिटी होता है, जरा बोलना, फाइनल। कौन सा होता है, फाइनल। और u कौन सा होता है, इनिशियल। तो यहाँ पे दो काइनेटिक एनर्जी आएगा, एक आ रहा हमारे पास क्या, ki का मतलब क्या हो गया, k का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी। i क्या यहाँ पे बता रहा है, इनिशियल। क्या बता रहा है, इनिशियल। i क्या यहाँ पे, इनिशियल। और f क्या यहाँ पे, फाइनल। तो ये एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, ये भी क्लियर होना चाहिए, और हाफ एम बी स्क्वायर ये भी क्लियर होना चाहिए। क्या के आई और के एफ का मतलब यहाँ तक क्लियर है। वर्क डन का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी। क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। वही यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है, के एफ माइनस क्या, के आई। नोट करेंगे इसको सब लोग जल्दी। कॉफी दे देना। जल्दी करना है।
आई वर्क एनर्जी थ्योरम भी क्लियर हो गया। किसको नोट करना है क्या इसमें? सब लोग नोट कर लिए थे? अब जिसको नोट करना होगा बोलोगे तो हम लगा देंगे। नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करना। हो गया? हो गया? केमिस्ट्री तैयार हो गया ना सबका? तो रिवाइज करते रहना भाई, भूलना मत उसको, ठीक है? हो गया ये? कर ली नोट भाई? तो ठीक है, हेडिंग डालना इसके नीचे। हेडिंग डालो फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हेडिंग डालो फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पहला लिखना। और भी है सब? नहीं ना? और नहीं ना है सब? एक लोग यहाँ बैठ जाओ, तुम यहाँ विनीत यहाँ बैठ जाओ तुम। पहला लिखना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। पहला लिखना फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी में हेडिंग डालना फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहला लिखना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सेकंड लिखना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सेकंड लिखना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हो गया? पहला ट्रांसलेशनल, सेकंड लिखना रोटेशनल, थर्ड लिखना वाइब्रेशनल। VIBRATIONAL वाइब्रेशनल। VIBRATIONAL वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल हो गया। सेकंड क्या लिखिए? रोटेशनल। और थर्ड बोले वाइब्रेशनल। VI वाइब्रेशन है ना, उसमें जोड़ लो यार रियल। हो गया? पहला हेडिंग डाल देना ट्रांसलेशन। हेडिंग डाला पहला ट्रांसलेशनल। लिखना है इसमें, लिखवाए है। सिलेबस में है ना? है कि नहीं पहले ही बता दो। लिखो पहला हेडिंग डाला ट्रांसलेशन। अरे कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग पढ़ो। हेडिंग डाला ट्रांसलेशन, इसमें लिखना द मोशन ऑफ ए बॉडी, द मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन, द मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन path, the motion of a body in a straight line path is called translational motion. Repeat कर रहे वापस। The motion of a body in a straight line path is called translational motion, and the kinetic energy of the body and the kinetic energy of the body due to its motion and the kinetic energy of the body due to its motion in a straight line is called translational kinetic energy, is called translational kinetic energy. हो गया? is called translational काइनेटिक एनर्जी। हो गया तक? अच्छा, ट्रांसलेशनल मोशन होता क्या है? अगर कोई भी बॉडी या कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पे अगर मूव कर रहा होगा तो वहां पे कौन सा मोशन होगा? ट्रांसलेशनल। और वहां जो एनर्जी पॉजेज होगा बॉडी के द्वारा वो कौन सा एनर्जी होगा? ट्रांसलेशन। क्लियर है यहाँ तक यार? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो सेकंड हेडिंग डालना रोटेशनल। हेडिंग डालना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हेडिंग डालना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वापस एक बार रिपीट करें, स्ट्रेट लाइन पे कोई मोशन होगा तो कौन सा मोशन है? वो ट्रांसलेशनल। वहां जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो कौन सा एनर्जी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगला हेडिंग है तुम्हारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसमें लिखना इफ ए बॉडी रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस, इफ ए बॉडी रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस हो गया? If a body rotates about an axis, comma, the motion is called
द मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, द मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, and kinetic energy of the body, and the kinetic energy of the body due to its rotational motion, due to its rotational motion is called rotational kinetic energy, is called rotational kinetic energy. रोटेटिंग फैन का एग्जांपल ले सकते हो। क्या आपने सिंगल एक्सिस पे वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो कौन सा मोशन हो गया, रोटेशनल। और जो वहां जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है कौन सा एनर्जी, रोटेशनल। क्या ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, क्लियर एकदम अच्छे से यार। लास्ट हेडिंग डालना वाइब्रेशनल, हेडिंग डालना वाइब्रेशनल, हेडिंग डालना वाइब्रेशनल, लिखना है इसमें। इफ अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, इफ अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, if a body moves to and fro about its mean position, about its mean position, the motion is called vibrational motion, the motion is called vibrational motion, and the kinetic energy of the body, and the kinetic energy of the body due to its vibrational motion, due to its vibrational motion is called vibrational kinetic energy. Due to its vibrational motion is called vibrational kinetic energy. हो गया। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या हम लोग सिंपल पेंडुलम को कंसीडर कर सकते हैं, आसान होगा, याद आ रहा होगा। एक मेटेलिक बॉक्स से इसको लटकाया जाता है, उसका जो मोशन होगा कैसा होता है, टू एंड फ्रो, कैसा होता है, टू एंड फ्रो, क्लियर है। तो वहां कौन सा मोशन हो रहा है, वाइब्रेशनल, और वहां जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसको कौन सा एनर्जी बोलोगे, वाइब्रेशनल। क्या बोलोगे, वाइब्रेशनल। चलो इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हेडिंग डालना डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हाँ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। या ये मत लिखो, इसको काट दो, रुको बता रहे क्यों। एनर्जी का ना देखो बहुत सारा फॉर्म होता है, सबको पता ही है ना, लेकिन मेनली दो कौन सा पढ़ना होता था यार, काइनेटिक और क्या, पोटेंशियल। एग्जाम में तुम्हारे ये नहीं पूछेगा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बताओ, कन्वर्जन पूछ देगा। मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल का बोलेगा कि एग्जांपल दे दो, समझ रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वही हम लोग हेडिंग भी डाल के पढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या लिखे, क्या हेडिंग डाले थे, ऐसे हेडिंग डालो, कन्वर्जन ऑफ, हेडिंग डालो कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। देखो कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, इनटू अनदर फॉर्म। हो गया। पहला हेडिंग डालो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हो गया। एग्जांपल लिखना है इसमें, इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनेमो। एग्जांपल लिखना, इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक जनरेटर को ही डायनेमो भी बोला जाता है ना, डायनेमो। हो गया, DYNAMO, हो गया, हो गया। तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन का एग्जांपल क्या याद करोगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर। यही याद रखना है इसमें जो बता रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो। सेकंड लिखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। लिखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इसका कोई एग्जांपल देगा, डेली बेसिस पे देखते होगे, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक मोटर। सेकंड है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इसका एग्जांपल लिखना,
इलेक्ट्रिक मोटर, बहुत बहुत कुछ हो सकता है, इलेक्ट्रिक फैन भी हो सकता है भाई, है ना, बहुत सारे एग्जांपल है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, बहुत सारा है, लेकिन जो मेन तुम देखोगे डेली बेसिस पे किसका इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रिक मोटर का। थर्ड लिखना, थर्ड हेडिंग डालना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, 18 है भाई ऐसे तो हाँ ठीक है, थर्ड लिखना, इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी, लिखो पहले तुम लोग जो बोले बस वही याद करते जाना, ठीक है, लिखो इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी। एग्जांपल लिखना, हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर लिख दो, इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक हीटर का कॉमा दो, लिखो गीजर, और भी बहुत सारे, इलेक्ट्रिक टोस्टर देखे हो, चलो ठीक है, ईटीसी कर दो, एक्सेट्रा कर देना। अगला लिखना, कितना हो गया, 3 हुआ ना। अगला लिखना, हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लिखो हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लिखना हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एग्जाम्पल लिखना, थर्मोकपल, लिखो THERMOCOUPLE, थर्मोकपल हो गया, THERMOCOUPLE हो गया। एक जैसे ना दो, एक कोई मान लो ऐसा समझना कि एक कोई सब्सटेंस अगर बहुत गर्म है, एक कोई सब्सटेंस बहुत ज्यादा क्या ठंडा है, तो उसको किससे तुम जोड़ोगे, थर्मोकपल से जोड़ोगे, ये इसका काम होता है, ठीक है। इसको या तो हम बोले, इसको लिख ही लो पूरा कि याद रहेगा तुम लोग को क्या होता है, क्योंकि नया वर्ड है तुम्हारे लिए। लिखो इसके नीचे लिखना, एग्जाम्पल लिख दो ना, थर्मोकपल, इसके नीचे लिखना, लिखो इन्हें थर्मोकपल, लिखना इन्हें थर्मोकपल कॉमा, when two junctions of two TWO2 different metals are kept at different temperatures, are kept at different temperatures, ब्रैकेट में लिखना, one junction is kept hot while the other is cold, one junction is kept hot comma while the other is cold, हो गया, फुल स्टॉप। then a thermocouple changes the heat energy, then the thermocouple changes the heat energy supplied at the hot junction into electrical energy, into electrical energy, into electrical energy। दो मेटल है, ऐसे समझना, दो मेटल है हमारे पास, ठीक है, एक ही और एक यहाँ पे बी मान के चल रहे, ठीक है। एक को हॉट मानना, एक को क्या रखोगे, कोल्ड, ठीक है। यहां से क्या पास करोगे, करंट, क्या पास करोगे, करंट। यहां से जैसे इलेक्ट्रिक करंट तुम पास करोगे तो जो जहां पे हीट एनर्जी जो होगा, है ना, मतलब जो तुम्हारा जो मेटल जो होगा गर्म होगा एक तरीके से, वो कन्वर्ट किस में कर देगा, उसको कन्वर्ट किस में करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगला लिखना, अगला हेडिंग डालना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, 18 है भाई, थोड़ा तेज लिखोगे तो ही हो पाएगा भाई, लिखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। एग्जांपल लिख लो, इलेक्ट्रिक बेल, इसमें तो ज्यादा सोचना नहीं है, एक नया टर्म था थर्मोकपल, इसको याद रखे रहना कि दो जंक्शन को ज्वाइन करेगा, करंट पास करोगे तो जो जंक्शन एक तरीके से हॉट होगा, वहां से जो हीट एनर्जी जो होगा वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल में, बस यही है। हेडिंग डाल दियोगे इलेक्ट्रिकल टू साउंड में, एग्जांपल लिख देना इलेक्ट्रिक बेल, हो गया यहां तक। अगला इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, बैठो,
इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, इसमें लिखना वाइल चार्जिंग ए बैटरी, इसमें पूरा लिखना वाइल चार्जिंग ए बैटरी कॉमा while charging a battery comma electrical energy changes into chemical energy of the cell. लिखो while charging a battery electrical energy changes into the chemical energy of the cell. थोड़ा तेज लिखना while charging a battery, लास्ट टाइम रिपीट करें इसको, while charging a battery comma electrical energy changes into the chemical energy of the cell. हो गया, लिख लिए। जब बैटरी को चार्ज करोगे तो वहां पे कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल किस में होगा, केमिकल में। अगला लिखना केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, लिखना केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इसमें लिखना व्हेन करंट इज, लिखना व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन, when current is drawn, drawn, drawn from an electric cell, when current is drawn from an electric cell, comma the chemical energy stored in it, the chemical energy stored in it changes into electrical energy. किसी भी इलेक्ट्रिक सेल से, एक बार सुनना पहले, किसी भी इलेक्ट्रिक सेल से अगर तुम करंट पास करोगे तो वहां पे केमिकल किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल में। समझ में आ रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिक सेल है अगर वहां पे करंट पास करोगे तो वहां केमिकल किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल में। अगला लिखना, कितना हो गया, 8 हुआ ना, 8 हुआ ना। 9th लिखना केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। 9th लिखना केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। लिख लो when a candle burns, देखो when a candle burns, comma it gives light, it gives light। हो गया, बहुत सारे इसका एग्जांपल हो सकता है। तो यहां बोला केमिकल से, किसमें बोला, लाइट में। ऑब्वियस सी बात, जब कैंडल को तुम जलाओगे तो वहां पे केमिकल जो एनर्जी होगा कन्वर्ट किसमें होगा, तुम्हारा लाइट में। अगला लिखना, कितना हो गया, 10th लिखना, और 10वां लिखो लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इसको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखो द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, ये थोड़ा बायो का फिनोमेना है, फोटोसिंथेसिस पता होगा थोड़ा बहुत क्या सबको ही पता ही होगा। द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, the light energy from the sun is absorbed by the green plants, and they change it in the form of chemical energy, केमिकल एनर्जी, ब्रैकेट में लिखना फूड, केमिकल एनर्जी में के बाद ब्रैकेट में लिखना फूड, फिर ब्रैकेट क्लोज, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हो गया। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट से केमिकल का एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस। क्या है, फोटोसिंथेसिस। वही वहां पे लिखे हो, लास्ट बार लास्ट बोला है, 11वां नंबर 11th। इलेक्ट्रिकल टू लाइट लिखना, इलेक्ट्रिकल टू लाइट। देखो इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी हो गया। इसका एग्जांपल लिख लो डायरेक्टली, इलेक्ट्रिक बल्ब लिख देना, इलेक्ट्रिक बल्ब। हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब। नेक्स्ट लिखना लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, अगला लिखना लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, 12वां नंबर है ये, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल। हो गया, लिख दो सोलर सेल,
ये भी रिलेट कर पा रहे होगे सब लोग। लिखना सोलर सेल। हो गया? कितने लोग क्या लगा है वैसे सोलर पैनल? लगा है तुम लोग क्या? सही है भाई। चलो अगला लिखो, हीट एनर्जी टू मैकेनिकल। अगला लिखना हीट एनर्जी टू मैकेनिकल। हीट एनर्जी टू मैकेनिकल। हीट एनर्जी टू मैकेनिकल 13 नंबर पे है ये। लिखना इसमें स्टीम इंजन। एग्जांपल में लिखना स्टीम इंजन। हो गया? स्टीम इंजन हो गया। नेक्स्ट लिखना 14th, केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, सॉरी हीट, केमिकल टू हीट। हो गया? देखो देखो, व्हेन फ्यूल सच एज वुड, पूरा लिखना, लिखो व्हेन फ्यूल सच एज वुड, कॉमा कोल, व्हेन फ्यूल सच एज वुड, कॉमा कोल, कॉमा बायोगैस एसेट्रा burns, comma the chemical energy changes into heat energy, the chemical energy changes into heat energy। जब फ्यूल जलेगा ये सब तो वहां पे केमिकल किस में कन्वर्ट होगा? तुम्हारा हीट एनर्जी में। 14th हो गया होगा? 14th हो गया होगा। 15th, केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। लिखना केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। देखो, इन ऑटोमोबाइल्स कॉमा व्हाइल इन मोशन, व्हेन, वापस बोल रहे हैं, इन ऑटोमोबाइल्स कॉमा व्हाइल इन मोशन। ऑटोमोबाइल का मतलब समझ में आ रहा होगा, कार वगैरह का बात हो रहा है, कार बाइक वगैरह जो भी है। व्हाइल इन मोशन का मतलब क्या है कि जब कार मूव करेगा, बाइक मूव करेगा, ठीक है, तो अंदर जो पेट्रोल रहेगा वो कौन सा, वहां पे क्या कौन सा एनर्जी होगा? केमिकल एनर्जी। वो कन्वर्ट किस में करेगा? मैकेनिकल में। किस में करेगा? मैकेनिकल में। वही चीज लिख रहे हो वहां पे, व्हाइल इन मोशन, फिर कॉमा द केमिकल एनर्जी ऑफ पेट्रोल और डीजल। आगे लिखो द केमिकल एनर्जी ऑफ पेट्रोल और डीजल, द केमिकल एनर्जी ऑफ पेट्रोल और डीजल चेंजेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी, चेंजेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हो गया? चेंजेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये मतलब मैकेनिकल एनर्जी के ही अंदर दो एनर्जी हम लोग पढ़े थे, कौन कौन सा? काइनेटिक और क्या? पोटेंशियल। अब ये बताओ, अगर वहां पे ऑटोमोबाइल में अगर वो मोशन में है, कार हो गया या फिर जो भी हो गया, बाइक हो गया, जिसमें पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है, अगर वो मोशन में होगा तो वहां पे केमिकल एनर्जी उसको कन्वर्ट किस में करा? मैकेनिकल में। लेकिन मैकेनिकल में ही बताओगे कौन सा एनर्जी होगा वहां पे? काइनेटिक, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में। तो ब्रैकेट में लिख देना काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के बाद ब्रैकेट में लिख देना काइनेटिक एनर्जी। कितना हो गया? 15। कितना हुआ? 16th लिखना इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक। देखो इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक। हो गया? देखो, while making an electromagnet, पूरा लिखना, while making an electromagnet, while making an electromagnet, comma, an electric current is passed in a coil, an electric current is passed in a coil, wound, wound, wound मतलब होता लपेटना वहां पे, wound around a soft iron bar which gets magnetized। which gets magnetized। आगे लिखना, फुल स्टॉप कर लिखो। दस इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू मैग्नेटिक एनर्जी।
हो गया। इसको एक बार समझा दे रहे, एक बार सुनना। अगर मान लो कोई भी सॉफ्ट आयरन बार लियो, ठीक है, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इस पे तुम क्या कियो, कॉइलिंग कर दियो, ठीक है, कॉइलिंग कियो, ठीक है। एक सॉफ्ट आयरन कोर लियो, सॉफ्ट आयरन बार लियो, उस पे तुम क्या कियो, कॉइलिंग कियो कॉपर का। अगर यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, ठीक है, अगर यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो क्या ये जो होगा, जो आयरन कोर होगा हमारे पास, ठीक है, आयरन बार जो होगा, क्या ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? इसका एग्जांपल ले सकते हो, जो तुम्हारा यहाँ पे तार लगा होता है, ठीक है, जब वो करंट आता है, जब वहां पे करंट फ्लो करेगा, क्या उसके आसपास भी तुम जाना चाहोगे? नहीं, तुमको पता है कि तुमको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, और फिर तुम चल दोगे दुनिया छोड़ के। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम उससे डिस्टेंस मेंटेन करोगे, है ना। सेम चीज यहाँ पे है। तो अगर कहीं पे भी अगर तुम्हारा सॉफ्ट आयरन कोर है, या फिर कहीं पे भी अगर कॉइलिंग अगर किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह। किसकी तरह? मैग्नेट की तरह। वही वहां पे लिखे हो। अगला लिखना, लास्ट, सेकंड लास्ट, न्यूक्लियर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लिखना न्यूक्लियर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें अगर समझ में आता तो ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह पढ़े हो तुम लोग पहले का, चलो ठीक है। देखो, इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, इन ए न्यूक्लियर, इसमें लिखा इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, हो गया, इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, कॉमा, द एनर्जी रिलीज्ड in the process of nuclear fission, the energy released in the process of nuclear fission, हो गया। फिजन मतलब जानते हो क्या होता है? टूटना, है ना, ब्रेकडाउन होना। आगे, इज न्यूक्लियर एनर्जी which is converted into electrical energy, लास्ट लिखना 18th, मैकेनिकल टू हीट। देखो, when water falls from a height, देखो, when water falls, when water falls from a height, comma, the potential energy stored in water, at that height, वापस रिपीट करें, when water falls from a height, comma, the potential energy stored in water at that height changes into the kinetic energy of water during the fall, हो गया। वापस रिपीट करें, मिला लेना, when water falls from a height, comma, the potential energy stored in water at that height changes into kinetic energy of water during the fall, हो गया। अगर मान लो वाटर को हम यहां से फेंकने जा रहे हैं, तो वाटर तो अभी रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है तो कौन सा एनर्जी स्टोर करके रखा है? ये पोटेंशियल। और जैसे इसको फेंकेंगे तो पानी जो होगा मोशन में आएगा। अगर वो मोशन में आएगा तो वहां पे कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक। क्या अभी यही लिखे हो? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो आगे लिखना, लाइन चेंज करके, लास्ट ही लिख लो एक बार अच्छे से। बोले, ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, लाइन चेंज करके लिखना, ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, कॉमा, अ पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी of water changes into heat energy due to which the temperature of water rises, हो गया। जैसे उसको मोशन में लाओगे काइनेटिक एनर्जी होगा, ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो कुछ पार्ट जो होगा काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्ट किस में हो जाएगा? हीट में। किस में हो जाएगा? हीट में।
चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला था, इसको याद रखना पड़ेगा, घर पे जाके इसको याद कर लोगे सब लोग, किसमें कौन कन्वर्ट होता है, किसका क्या एग्जांपल है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, शायद याद आ रहा होगा, इसके पहले क्लास में क्या कर रहे थे, क्वेश्चन ही तो कर रहे थे। चलो ठीक है, वापस हम लोग वहीं से चालू करेंगे। 5 मिनट का टाइम दे, एक बार रिवाइज बस कर लेना, किसमें कितना था, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल था, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल था तुम्हारा, ऐसे करके जितना भी था सब कुछ एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि हम लोग करेंगे क्वेश्चन पूरा पूरा। 2A 2B पूरा हो गया यहाँ पे, जितना डिस्कस करना था यहाँ पे, है ना। अब पूरा करना क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कमांड होना चाहिए, एक बार देख लो। बस यहीं से है, एक बार देखना। अगर कोई मूविंग बॉडी है, अगर कोई मूविंग बॉडी है तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी अगर कह सकते हो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा कब, ठीक है, जब वहां पे तुम क्या करोगे, वर्क डन करोगे। तो बस वही लिखा गया है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द क्या, वर्क डन बाय ए फोर्स। तो अगर किसी भी कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास पहले से ही है, अगर उसको तुमको बढ़ाना है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, बस यही है, ठीक है। 5 मिनट का टाइम दिए है रिवाइज करने के लिए, ठीक है। इसे पानी पीना चाहते हो तो पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पी लो। जल्दी पियो, हम देख ही रहे हैं, सबको देख ही रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा है, तुम हंस रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहा है, अरे वो कुछ नहीं बोल रहा है, यही तो कर रहा है। कोई बोलेगा नहीं भाई, वेरी शॉर्ट में स्टार्ट करना क्वेश्चन नंबर 1 से, सब लोग एकदम तेज चालू करो, जल्दी। हो गया है, कितने लोग का हो गया है, पहला तो हो जाना चाहिए था। चलो बोलो, बोला कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाय द फोर्स, क्या लिखियो बताओ, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। बोला है कि व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सो दैट द वर्क डन इज जीरो, जीरो किस केस पे आता है, 90, तो लिख दोगे क्या, कॉस 90, ये लिखियो ना, 90 डिग्री केवल लिख देना, हो जाएगा काम वहां पे। अगला बोला है कि मैक्सिमम, मैक्सिमम किस पे आएगा, जीरो पे, तभी इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, एफ एस। पहला पार्ट हो गया सबका, क्वेश्चन सेकंड करो भाई, बोलोगे तो नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन में टाइम लगता है फिजिक्स के एज कंपेयर टू केमिस्ट्री भाई, इसीलिए बोले आराम से करते चलो जितना करवा रहे हैं यहाँ पे, जल्दी। सेकंड वाला कितने लोग का हो गया, टाइम देते जा रहे, जल्दी करते जाना। चलो ठीक है, बोलना एक बार, सवाल पढ़ दे रहे। बोला कि बॉडी इज मूव्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। याद आ रहा होगा, 3 एंगल था हमारे पास, 0 था, 90 था और क्या था, 180। तो 180 वाला तो अपोजिट था, तो यहाँ पे थीटा क्या लिखे बताओ, 180, कॉस 180 लिखे हो ना, डब्ल्यू बराबर लिख देना पूरा, एफ एस कॉस क्या 180, और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, तो वर्क डन कैसा आएगा, माइनस एफ एस, कितना आएगा, माइनस एफ एस। लिखिए सभी लोग इसको, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन पे चले, जल्दी करते जाए भाई, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होगा अपोजिट होगा, तो किस केस में होता है, कितने एंगल पे होता है, 180, तो वहां पे लिख देना, क्या लिखोगे, तो लेकिन पूरा लिख देना, हम लिखवा ही दे रहे एक तरीके से, लिख लो, इसका आंसर लिखो, बताए लिखो पहले, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, लिखना W बराबर एफ एस कॉस थीटा, इसके नीचे लिखना, क्योंकि अपोजिट में
थीटा कितना होता है 180, तो लिख देना उसके नीचे W बराबर एफ एस कॉस 180। हो गया, हो गया। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1, तो वर्क डन कैसा आ जाएगा निगेटिव। तो बस वहां पे लिख देना अगेंस्ट करके जो लिखा था ना वहां पे, स्टेट वेदर द वर्क इज डन बाय द फोर्स और वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स, तो लिख देना उसके नीचे वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स, लिख देना वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स। हो गया, सेकंड वाले का बोले भाई। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, बोला स्टेट वेदर द वर्क इज डन और नॉट बाय राइटिंग यस और नो इन द फॉलोइंग केसेस। ये तुम लोग खुद भी कर सकते हो भाई, इसमें कुछ बताने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए यार। पहले वाले में क्या होगा, ठीक है। सेकंड वाले में कुली वाला एग्जांपल भी दिए थे, याद आ रहा होगा। थर्ड वाले में ठीक है, तो लिख देंगे सब लोग उसको। हो गया, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, बोला कि गिव एन एग्जांपल व्हेन वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगेंस्ट acting on a body is 0 even though the body gets displaced from its initial position. अब पुलिंग हाँ लिख सकते हैं, हाँ लिखो वॉकिंग विद द लगेज इन ए स्ट्रेट लाइन, या फिर नॉर्मल भी लिख सकते हो, लिख सकते हो इसको, लिख लो वॉकिंग विद द लगेज। हाँ ठीक है, हो गया। अगले पे आते हैं, क्या इसमें कूली वाला भी एग्जांपल लिख सकते थे ना, वो भी लिख सकते हो। और करके एक और लिख लो, बोल रहे लिखो व्हेन ए कूली कैरिंग ए लोड, और करके लिख लेना इसी में, व्हेन ए कूली कैरिंग ए लोड मूव्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, व्हेन ए कूली कैरिंग ए लोड मूव्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। हो गया, हो गया। उसके नीचे लिखना W बराबर, पूरा एक्सप्लेन कर देना, लिखो W बराबर एफ एस कॉस 90, लिखो W बराबर एफ एस कॉस 90, क्योंकि जब पुली सामान लेके खड़ा रहेगा वहां पे तो एंगल कितने का बनेगा 90 का, तो लिख दो एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो लिख देना पहले W बराबर एफ एस कॉस 90 और उसके नीचे लिख देना W बराबर क्या 0। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो वर्क डन कितना आएगा उस केस में 0। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, बोला बॉय ऑफ मास m climbs up the stairs of a vertical height h, what is the work done by the boy against the force of gravity। क्या लिखोगे बताओ, W बराबर क्या लिखोगे, लिख देंगे सब लोग W इज इक्वल टू एम जी एच, m इंटू जी इंटू एच। हो गया, सेकंड वाले पे आता है, बोला है व्हाट वुड हैव बीन द वर्क डन इफ ही यूजेस अ लिफ्ट इन क्लाइंबिंग द सेम वर्टिकल हाइट, लिख देना W इज इक्वल टू एम जी एच, सेम, दोनों में सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 उम्मीद करेंगे सब लोग खुद से लिखेंगे, जल्दी तेज करना भाई, कोई बोलेगा नहीं, वापस रिपीट कर रहा है, पहले पूरा वेरी शॉर्ट होगा फिर शॉर्ट पे जाएंगे हम, जल्दी करो। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल याद करवाया गया था यार, इसका तो आंसर लिख लोगे। आगे बोला कि व्हाट फिजिकल क्वांटिटी डज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर, लिख देना एटॉमिक पार्टिकल्स, लिख दो एटॉमिक पार्टिकल्स, पहले का एटॉमिक पार्टिकल्स है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है सबको याद करवाया गया था, 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या -19। लिखेंगे नेक्स्ट, ये खुद भी लिख सकते हो, अगला लिख लो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस करके लिखा गया है, जल्दी। ये याद करना है भाई, ठीक है। सेकंड, अच्छा पहला वाला मान लेते कई लोग को याद नहीं आ रहा होगा या फिर लिखा ही नहीं गया होगा, सेकंड वाला तो लिख पाओगे ना। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है यार, लिख लोगे ना, लिख लो जल्दी से, 3.6 इन 10 पे पावर क्या 6, और 1 जूल में लिख देना 0.24, लिखो 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी। हो गया,
1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, बोला कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन द कैलोरी, और रिलेशन पूछ रहा है, क्या लिखे बताओ? हीट एनर्जी, हाँ लिख सकते हो, बाकी लिख देना, उसका यूनिट तो लिख ही सकते हो। जल्दी जल्दी लिखना। हो गया। कैलोरी और जूल के बीच का रिलेशन लिखना है, तो हाँ बिल्कुल लिखो, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। हो गया। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कर लो, 10th भी जल्दी करना, 9th और 10th। जल्दी करना। पावर का ऐसा यूनिट था वॉट, किलोवाट, हॉर्स पावर, है ना? तो पहले का आंसर लिख देना पावर, पहले का आंसर लिखना पावर। 1 हॉर्स पावर में कितना वॉट था, याद आ रहा है? 746। लिख देंगे 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। हो गया, 746 वॉट। नेक्स्ट बोला कि नेम द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर, किलोवाट, वॉट आवर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखो जल्दी से, इसमें जो जो मेजर होगा जल्दी करना। लिख लिए? चलो, किलोवाट आवर किसके लिए मेजर करते हैं हम लोग? एनर्जी। लिख देना, किलोवाट पावर, वॉट आवर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो सेकंड वाले का बस केवल लिखना वहां पे पावर, बाकी सब में लिख देना एनर्जी। हो गया। तो ये था हमारा वेरी शॉर्ट, पूरा कंप्लीट किया हम लोग। आते हैं शॉर्ट पे। लिखना पहला सवाल, डिफाइन वर्क। डिफाइन वर्क लिखते चलो भाई सब लोग, और जहां आंसर खुद लिखना होगा, क्योंकि याद इसीलिए कल बोले थे रिवाइज करके आने के लिए, वो नहीं करना है। आगे लिखना, डिफाइन वर्क, व्हेन इज वर्क सेट टू बी डन बाय ए फोर्स। तुम लिखते चलो बस जितना जैसे बता रहे हैं। लिखो डिफाइन वर्क फुल स्टॉप, व्हेन इज वर्क इज सेट टू बी डन बाय ए फोर्स। हो गया। लिखेंगे जल्दी सब लोग, एकदम तेज करना, जल्दी करो। थोड़ा भी हंसना नहीं, तुम हंस रहे हो, हंस रहे हो तब से तुम भी। ये हंसा रहा था मुझे, जल्दी एकदम फोकस, फुल फोकस, जल्दी करो जल्दी। वर्क को डिफाइन करना है और जल्दी करेंगे भाई, जल्दी। हो गया। इसमें तो लिखवाने का जरूरत ही नहीं यार, इसलिए रिवाइज करके आने के लिए बोलते हैं। सेकंड भी खुद ही करोगे, सेकंड भी जल्दी करो खुद से सभी लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी जल्दी करेंगे सब लोग। सेकंड वाला भी हो गया होगा। थर्ड वाला चालू करते हैं हम लोग। बोला कि व्हेन फोर्स, व्हेन अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स, स्टेट टू कंडीशंस, व्हेन द वर्क डन इज जीरो। बताया गया था फॉर्मूला, जरा बोलो क्या था वर्क डन का फॉर्मूला, क्या था मेन फॉर्मूला? एक बार देखो, एक बार सब लोग। क्वेश्चन थर्ड, W का फॉर्मूला था हमारे पास Fs cos थीटा, रियल फॉर्मूला यही था हमारे पास। पहला ये हो सकता है कंडीशन कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट कितना ले ले, जीरो।
अगर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है ना यार, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो क्या उस केस में वर्क डन तुम्हारा पूरा पूरा क्या निकल के आएगा, जीरो। पहला तो ये हो जाएगा हमारे पास। और सेकंड केस क्या हो सकता है, थीटा की कौन सी वैल्यू पे जीरो होता है वर्क डन, 90। तो थीटा जो होगा वो अगर 90 अगर हो जाएगा तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा तुम्हारा, जीरो। यही दो कंडीशन यहां लिखना था, लिख लेंगे सब लोग इसको, जल्दी लिखेंगे, जल्दी करते जाना है। टू कंडीशन जान के ऐसे लिख सकते हो। हो गया। अगले पे आते हैं, फोर्थ वाले पे आते हैं। बोला व्हेन बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ हाउ मच वर्क इज डन बाय द बॉडी, गिव रीजन। आगे हिंट में तुमको दे रखा है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, याद आ रहा होगा, जो फोर्स कहां लगता है, सेंटर की तरफ। चलो लिखना है, इसका आंसर लिखना। देखो व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, कॉमा कॉमा, नो वर्क इज सेड टू बी डन, नो वर्क is said to be done by the body, no work is said to be done by the body as the force is directed, as the force is directed towards the center of circular path, towards the center of circular path, ब्रैकेट में देना सेंट्रीपिटल फोर्स, ब्रैकेट में देना सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल सा इसमें यही समझना है कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वहां पे, क्या कोई वहां वर्क डन होगा, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको भी खुद से लिखना जरा, खुद जल्दी से। कितना 17 क्वेश्चन तक है, जल्दी करना भाई, जल्दी। बोले नहीं है, ये सब वही बोला है, कुछ बोले नहीं है। जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई। जल्दी करना। बोले बोले यहाँ पे सवाल में सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, व्हाट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट। लिखना है, इसमें कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिएट होता है, और कितना होता है cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। लिखेंगे इसमें, व्हेन ए सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, व्हेन ए सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ए circular orbit, comma, the work done is zero, as force of gravity acting on satellite is perpendicular to its displacement, कुली वाला खुद से लिखोगे तुम लोग, लिखना चाहो तो लिख लो, ये नहीं लिखवाएंगे, जल्दी करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। बस जब यार देखो पुली का एग्जांपल क्यों दिया गया होगा, क्योंकि वहां पे बोलेगा कि वर्क डन होगा कि नहीं होगा, और वहां एंगल कितने का बनता है, 90 का, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। उस केस में वर्क डन कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो उसको खुद से लिख सकते हो ना यार, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। नेक्स्ट वाले पे आओ, नेक्स्ट वाला लिखना जरा। बोला कि वर्क डन बाय फील्डर व्हेन ही टेक्स अ कैच इन ए क्रिकेट मैच इज नेगेटिव, एक्सप्लेन। लिखना जरा,
जल्दी लिखे, हो गया, लिखे जल्दी लिखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जल्दी से एक लिखो वर्क डन वाला, फिल्डर वाला जो है सवाल। जल्दी अच्छा, किस केस में वर्क डन तुम्हारा, सुनो ध्यान से, वर्क डन निगेटिव का ही तो बात कर रहा है। वर्क डन निगेटिव किस केस में हो सकता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, और वह एंगल कितना बनेगा 180, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1। याद आ रहा होगा इतना, उसको उन वर्ड्स में नहीं लिख सकते यार कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। लिखना चाहो तो लिख लो, लिखो वर्क, द वर्क डन बाय फिल्डर, लिखो द वर्क डन बाय फिल्डर when he takes a catch, when he takes a catch is said to be negative, when he takes a catch is said to be negative as the force applied by him, as the force applied by him is in the direction opposite to the displacement of the ball, डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल। फॉर्मूला लिख देना एफ एस कॉस थीटा, थीटा वहां रख देना 180, और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1। तो वर्क डन कैसा आएगा, निगेटिव। लिख सकते हो ना इसको, इतना लिखो, उसके नीचे लिखो जो बोले अभी, वर्क डन का फॉर्मूला लिखो, उसके बाद से जो बोले लिखो, थीटा की जगह 180 रखो, और बस जल्दी से लिखो। जल्दी हो गया। ये तुम लोग को लिखवाया गया था, याद करना जरा। बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन एसआई और सीजीएस यूनिट वर्क का। एसआई क्या था यार, जूल, सीजीएस क्या था, अर्ग। याद आ रहा होगा, 1 जूल में कितना अर्ग था यार, लिखो, निकलवाया कैसे गया था ये भी याद आ रहा है। 1 जूल को क्या लिखा गया था यार, 1 न्यूटन इंटू में क्या 1 मीटर, 1 न्यूटन में कितना 10⁵ डाइन, ठीक है गुड। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100। लिख सकते हैं सभी लोग, लिखना जरा, ये लिखो। सबसे पहला एसआई यूनिट लिखना वर्क का, लिखना जूल, लिखना सीजीएस में अर्ग। एसआई लिखना जूल और सीजीएस लिखना अर्ग। उसके नीचे लिख देना जो रिलेशन निकलवाया गया था, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू में क्या 1 मीटर। यही बोले लिखने के लिए, शायद समझ रहे होगे। 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, 10⁵ डाइन, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100, तो इसको 10 क्या लिख सकते हो 2, मल्टीप्लाई बेस में पावर ऐड हो जाएगा, 10 पावर कितना आ जाएगा 7 अर्ग। डाइन में सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा अर्ग, तो 1 जूल में कितना अर्ग होता है 10 क्या 7। बोल दिया, सवाल के ही फॉर्म में बोला है, हम लोग ऑलरेडी ये सब टॉपिक पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट पे आते बोला डिफाइन स्टेट एंड डिफाइन द एसेंट ऑफ वर्क। वर्क का एसेंट क्या होता है यार, जूल, क्या उसको डिफाइन कर सकते हो सभी लोग, चलो डिफाइन करो जल्दी से। फॉर्मूला पता है वर्क डन का ना, पहले बोलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है, एफ इंटू में क्या एस। वर्क डन का क्या होता है एस यूनिट जूल, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर। अगर 1 जूल को डिफाइन करने के लिए बोला है तो क्या लिखोगे यहाँ पे, फोर्स कितना न्यूटन लगाओगे 1, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना मीटर होगा 1, ठीक है। व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज क्या 1 मीटर इज सेड टू बी क्या 1 जूल। लिख सकते हैं ना इसको, लिखेंगे इसको, जल्दी जल्दी करना। इसके बाद से सारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक, थोड़ा जल्दी करना, जल्दी 10 से 17 जल्दी करना। जल्दी 10 से 17 करना है, एकदम तेज कर, तेज कर, जल्दी कर, लिख 10 से 17 एकदम तेज हाथ चलना चाहिए भाई, तुम लोग भी जल्दी करो, पीछे कर रहे हो भाई, जल्दी 10 से 17 बोले करने के लिए सॉल्व।
जल्दी कर। कर लिए जल्दी। क्या बोल रहा है? ये बोला ये बोला ये पहले ये बोला हाँ। ये बोला ही नहीं नहीं ये पहले बोला इसको सच में भैया ये पहले बोला ही नहीं है तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो जल्दी कर, जल्दी जी। यही पहले पावर पता किसको बोल रहा है जल्दी कर, यही सब करेगा रे। जल्दी जल्दी पर लिख 10 से 70। अभी जो किए थे वही करना था 10th वाले में। शायद बोला था कि एक्सप्रेस जूल इन टर्म्स ऑफ अर्ग, लिख लोगे 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है 10 पे पावर क्या 7। आ कहां से रहा ये भी समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट अगला बोला है कि डिफाइन द टर्म एनर्जी एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। एनर्जी को डिफाइन कर लेंगे सब लोग, और एसआई यूनिट क्या होता है एनर्जी का, जूल। लिख लोगे ना इसको भी। अगला बोला डिफाइन किलोवाट आवर, इसको भी डिफाइन करना और इसका रिलेशन बताना जूल के साथ। तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है 3.6 10 पावर क्या 6 जूल। याद आ रहा होगा इतना, तो जल्दी करते जाओ यार, ये आसान है ये सब। उसके बाद अगला सवाल है डिफाइन द टर्म पावर स्टेट इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट पावर का क्या लिखोगे, वॉट। और पावर को डिफाइन करने सबको आता होगा। चलो जल्दी लिखते जाओ यार, 17 तक करो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करना। लॉन्ग वाले पे आते पहले वाले पे। बोला स्टेट द कंडीशन व्हेन द वर्क डन बाय ए फोर्स इज पॉजिटिव नेगेटिव एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ एग्जांपल। क्या इसका डायग्राम बना के जो बनवाया गया था हो गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, अ बॉडी ऑफ मास एम, देखो बॉडी ऑफ मास एम फॉल्स, a body of mass m falls through a height h, through a height h, फुल स्टॉप। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, इसी का बात कर रहे थे कई लोग कि क्या बोलते उसको, डेरिवेशन का बात कर रहे थे ना। तो यही एक्सप्रेशन का मतलब होता क्या है, डेरिवेशन। क्या होता है डेरिवेशन, देखो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन for the work done by the force of gravity, by the force of gravity। इसमें लिखना when body of mass m, when body of mass m falls through a height, देखो when a body of mass m falls through a height, ब्रैकेट में स्मॉल h, ब्रैकेट क्लोज, either EITHER, either vertically or an inclined plane work is said to be done, work is said to be done, inclined plane work is said to be done। हो गया। फॉर्मूला लिखना उसका W बराबर FS, इसको ब्रैकेट में करना। डेरिवेशन है भाई ये, ध्यान रखना। देखो W बराबर FS, इसको ब्रैकेट में करना, इसके नीचे लिखना। देखो लाइन चेंज करके लिखना, लिखो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी इज, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी इज, ऑन द बॉडी इज F इज इक्वल टू mg, F इज इक्वल टू mg। acting vertically downwards, and the vertical displacement
and the vertical displacement in the direction of force is जनरली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। तो यहां पे जो एस होगा उसकी जगह क्या लेके चलेंगे? एच लिखना। उसके बाद इच के बाद लिखना एस इज इक्वल टू एच। लिखो एस इज इक्वल टू एच। हो गया? हो गया तक? अब आगे देखना, ये ऑलरेडी हो रखा है इसीलिए बोले दिक्कत होगा नहीं। एफ का फॉर्मूला क्या होता है जरा बोलो? एफ इंटू एस। अभी तुम देखे हो कि एफ का फॉर्मूला क्या है? एमजी है हमारे पास, और जो एस होगा उसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं? एच से। कर रहे हैं ना? फॉर्मूला यही हमारे पास, डब्ल्यू बराबर क्या? एफ एस। वर्क डन का जो फॉर्मूला है, एफ की जगह क्या रखोगे बोलो? एमजी। और एस की जगह क्या आ जाएगा? एच। क्या बन गया हमारे पास? एमजी एच। ये भी डेरिवेशन है एक्सप्रेशन के फॉर्म में। लॉन्ग आंसर का है सवाल ये, तो आ सकता है एग्जाम में ये भी, है ना? नोट करना इसमें कितना होगा इसमें डेरिवेशन। एक तो यही कंसीडर कर लो, ठीक है। एक मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का बीच का रिलेशन हम लोग देखे थे। आज अभी देखे हो किसका? अभी आते हम लोग कौन सा देखे थे? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो 3 डेरिवेशन तो ऐसे ही हो गया भाई, तो रेडी रखना इन सब चीजों को यार। आगे लिखना। हो गया ये? बस यही करना था उसमें। हो गया? अगले पे आते हैं, लास्ट। बोला लिखो, सवाल लिखना लास्ट है, लॉन्ग का लास्ट क्वेश्चन है, लिख लो इसको भी। लिखो स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच, स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच। हो गया? स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच पावर स्पेंट बाय ए सोर्स, power spent by a source depends। state 2 factors on which power spent by a source depends। उसके आगे लिखना explain your answer with examples। explain your answer with examples। इसमें लिखना पहला 2 फैक्टर बोला है ना, पहला लिखना। लिखो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स। पहला लिखो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स। सेकेंड लिखना the time taken by the source, the time taken by the source to do the work, to do the work।